अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद एहतसाब का नारा लगाया। कौम से ये वादा किया कि सबका एहतसाब होगा और मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। मगर अब जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब का बयानिया नाकाम हो गया है। मगर अब हुकूमत का दावा है कि अगले 2 साल में इन एहतसाब केसेस का फैसला होता नजर आएगा। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही अपोजिशन की बहुत सारी क़यादत जेलों में हो। अपोजिशन के वो तमाम अरकान जिन पर हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए, फिर नैब ने मुकदमात बनाए। गिरफ्तारियों से कुछ दिन पहले वुज़रा बता देते थे कि कौन गिरफ्तार होने वाला है, फिर अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार भी होते थे, फिर कई माह तक हिरासत में भी रखे गए। मगर फिर एक एक करके अपोजिशन के तकरीबन तमाम रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए। ना सिर्फ रिहा हुए बल्कि अदालतों ने नैब की कारकर्दगी और नैब की साख पर सवालात उठाए, केस की मेरिट पर सवालात उठाए, नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर सवालात उठाए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की। मगर अब हुकूमत का फिर से दावा है कि इन्हीं केसेस में अगले 2 साल में रहनुमाओं को सजा होगी। सूरत हाल ये हो गई थी कि नैब खुद हुकूमत के लिए मसला बन गई। वफाकी वुज़रा नैब के हवाले से शिकायत करने लगे और ये दावा करने लगे कि नैब की वजह से वजारतें अहम फैसले नहीं कर पा रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों के एहतसाब का जायजा लेते हैं। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में कह दिया कि जो पैसा लूटा गया वो वापस लेकर आएंगे, कड़ा एहतसाब होगा। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और फिर इस तकरीर के तकरीबन 2 महीने बाद अक्टूबर में नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अक्टूबर 2018 को कहा कि अगर नैब उनके मातहत होती तो वो अपोजिशन के 50 रहनुमाओं को गिरफ्तार करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अभी उनका नाम भी आने वाला है। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नज़र आ रहे थे अभी उनका भी नाम आने वाला है। और मुझे लग रहा था वो इसलिए ऊंची शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनको कोई शहबाज शरीफ किसे बहुत प्यार है या उनको लगता है कि ये बेकसूर है। वो डरे हुए उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। उसके बाद अपोजिशन के मुतालिक रहनुमा गिरफ्तार हुए। फिर 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मगर ना सिर्फ जमानत पर रिहा किया बल्कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि 1 इंच भी सरकारी ज़मीन किसी के नाम पर मुंतकिल नहीं हुई। नैब ने दावा किया कि इस मंसूबे के 61,000 मुतासरीन हैं जिन्हें शहबाज शरीफ ने माली नुकसान पहुँचाया है। मगर एक भी मुतासरा शख्स शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के सामने पेश नहीं हुआ। बादियों नज़र में इस केस में कोई एक भी मुतासरा शख्स नहीं है क्योंकि किसी भी शख्स की तरफ से प्लॉट की अलॉटमेंट की मद में कोई पैसा वसूल नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब की पेश की गई दस्तावेज़ात से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। इसी तरह अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि हमें समझ में नहीं आया कि अगर नैब का केस मजबूत है तो फिर क्यों वो दस्तावेज़ात के सरसरी जायजे से खौफजदा है। अदालत ने लिखा कि बादियों नज़र में मंसूबे की मंजूरी और इस पर अमल कानून के मुताबिक हुआ। नैब का एतराज़ ये है कि जिस इलाके में नाले की तामीर का हुक्म दिया गया उस इलाके में शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल है, इसलिए मंसूबा अवामी फलाह का नहीं है बल्कि इसका मकसद दरख्वास्त गुजार के बेटे को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर नैब की इस वजह को दुरुस्त करार दे दिया गया तो इसका मतलब होगा कि नैब को लाइसेंस और लामहदूद इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ तरक्याती मंसूबे की तामीर पर रेफरेंस दायर कर दे। इस तरह से मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी और अरकान असम्बली अपने इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं करा सकेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें हमेशा नैब से खतरा रहेगा। हम अरकान पार्लियामेंट को नैब के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए बादियों नज़र में केस के हवाले से ठोस शवाहिद होने चाहिए। केस सिर्फ मफरूज़ों पर कायम नहीं किया जा सकता। नैब ने सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मगर रवा साल अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फिर जमानत पर रिहा कर दिया और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फुल बेंच ने मुशाहिदा किया कि शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने और नाजायज़ पैसा वसूल करने का कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। नैब ने हमारे सामने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया कि दरख्वास्त गुजार पर यह इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया कि उन्होंने अपने ख़ानदान के नाम पर असासे बनाने के लिए रिश्वत या कोई ऐसी नाजायज़ ज़राए से रकम वसूल की हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमें खदशा है कि नैब की गैर संजीदा कोशिश उन्हें केस को साबित करने की जिम्मेदारी से बरी नहीं करेगी क्योंकि बेगुनाही का शक हमेशा मुल्जिम के हक में जाता है।
नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और अदालत ने शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया। शहबाज शरीफ मजमूई तौर पर तकरीबन 10 माह तक गिरफ्तार रहे, मगर अब तक उनके खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त हैं और केस मजबूत है तो उनका साबित किया जाना लाजिम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई उस वक्त मरियम नवाज एवनफील्ड केस में जेल में थी, मगर सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया और मरियम नवाज रिहा हो गई। मगर अगले ही साल यानी अगस्त 2019 में नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार कर लिया, मगर नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किसी जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीमशुदा जुर्म से हासिल किया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मरियम नवाज ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए थे। इस रकम को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम नहीं करार दिया जा सकता और ना ही इसे आमदनी से ज़ायद असासा कहा जा सकता है। बादियों नज़र में इस रकम का जरिया सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी लिखा हुआ है। किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला उसकी सजा के जरिए हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का कोई इजाला नहीं हो सकता। मरियम नवाज भी 3 माह तक गिरफ्तार रहीं और अब उन्हें रिहा हुए भी 2 साल होने वाले हैं, मगर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम साबित अभी तक नहीं किया जा सका है। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल अगस्त में नैब ने मरियम नवाज को रायबंदी केस में तलब किया, मगर मरियम नवाज की ये पेशी हंगामा राई की नजर हो गई। उसके बाद रवा साल मार्च में नैब ने मरियम नवाज को इस केस में दोबारा तलब किया, मगर हैरानकुन तौर पर पेशी से एक दिन पहले ही 25 मार्च को नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी और मौका अख्तियार किया कि नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तलबी का नोटिस भेजा, मगर NCOC की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए और मुफादे आमा के पेश नज़र नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी और नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। और फिर उसके बाद इस केस में मरियम नवाज की अभी तक तलबी नहीं हुई है, अभी तक वो मुनासिब वक्त नहीं आया है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद LNG की डील, LNG टर्मिनल्स पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही। इस हवाले से बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। जून 2019 में उस वक्त के वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने इशारा दिया कि शायद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूंगा, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट नहीं होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की, तो जैसा काम वैसा अंजाम। और फिर 18 जुलाई को नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार भी कर लिया और वज़ीर आज़म ने अमेरिका में शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी का क्रेडिट भी ले लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया हमने उसे। मगर फिर फरवरी 2020 में तकरीबन 7 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी को जमानत पर रिहा कर दिया और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस बात में कोई तनाज़ा नहीं है कि इस केस में गैर शफाफियत के इल्ज़ामात ही नहीं है। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मुतादिद फोरम्स की तरफ से दी गई और LNG टर्मिनल्स की तामीर के लिए अमरीकी हुकूमत ने USAID के जरिए टेंडरिंग प्रोसेस और मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर किया और फिर उस कंसल्टेंट ने मजीद एक कंसल्टेंट मुकर्रर किया और उनकी फीस USAID ने अदा की। इसमें कौमी खजाने की कोई रकम शामिल नहीं थी। नैब का मौक़िफ़ है कि जो कंसल्टेंट मुकर्रर किए गए वो शाहिद खान अब्बासी की हिदायत पर किए गए, मगर इस मौक़िफ़ को सहारा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई मवाद ही पेश नहीं किया गया। ना नैब इस हवाले से कोई मुनासिब वजाहत दे सका कि शाहिद खान अब्बासी कैसे खुद मुख्तार मुल्क और उसकी एजेंसी पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये बात नोट की गई है कि नैब का ये केस नहीं है कि शाहिद खान अब्बासी ने कोई माली फ़ायदा उठाया है। अदालती फैसले के मुताबिक जो केस हमारे सामने मौजूद है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानूनी वजाहतों के बाद हम मुतमईन हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी या उन्हें मजीद कैद में रखना ज्यादती सरजद करने के मुतरादिफ होगा। नैब हमें इस बात पर कायल करने में नाकाम हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी को मजीद कैद में रखना जरूरी है या ये कि इस मामले में गैर कानूनी फायदा हासिल करने के काफी सबूत हैं। फैसले के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी को जमानत न देने से वो अपनी आज़ादी के हक के इस्तेमाल से महरूम हो जाएंगे और जमानत को रोकना सजा देने के मुतरादिफ होगा। शाहिद खान अब्बासी 7 माह तक गिरफ्तार रहे, अब उन्हें रिहा हुए भी 1.5 साल हो चुका है, मगर अब तक उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। न सिर्फ उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ बल्कि खुद हुकूमत इस केस की वजह से अभी इल्ज़ाम लगाती है कि हम LNG टर्मिनल को पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि नैब का केस मौजूद है। जब बड़ा LNG FSRU रखने की बात आती है तो फिर नैब पर इल्ज़ाम दिया जाता है कि SSGC डरा हुआ है। तो इस केस का भी सारा का सारा नुकसान अब हुकूमत जिम्मेदारी डाल रही है जो अरबों का हुआ कि नैब के केस की वजह से हो रहा है और साबित कुछ नहीं हुआ है। LNG के केस में नैब ने शाहिद खान अब्बासी के बाद साबिक वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया, मगर दिसंबर 2019 को तकरीबन 3 माह बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब ये नहीं बता सका कि कंसल्टेंट की तैनाती नैब ऑर्डिनेंस के
तहत कैसे जुर्म बन गई। इसी तरह कैपेसिटी चार्जेस से मुताल्लिक इल्जामात भी महज मफरूजे की बुनियाद पर आयद किए गए। फैसले के मुताबिक ऐसा कोई मवाद सामने ही नहीं लाया गया जो बादियों नजर में मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक जुर्म से जोड़े। ऐसा कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं लाया गया जिससे पता चले कि दरख्वास्त गुजार ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। नैब की तरफ से नुकसान का तखमीना और इल्ज़ाम भी अंदाजों और मफरूज़ों की बुनियाद पर लगाया गया। मगर हुकूमत में आने से पहले इमरान खान और शेख रशीद LNG के मामले को एक मेगा करप्शन का स्कैंडल करार देते रहे। जो कुछ भी हुआ है एक प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें इस मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी पार्टनर हैं। 200 बिलियन की करप्शन का मामला जिसमें 20 चोटी के टाइफोन शामिल हैं। LNG का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर अफराद को कई माह तक गिरफ्तार रखने के बावजूद अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। अपोजिशन के एक और रहनुमा ख्वाजा आसिफ के केस का जायजा लेते हैं। ख्वाजा आसिफ का केस इस लिहाज से अहम है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद इस केस में खुसूसी दिलचस्पी ली और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने दरख्वास्त दी और फिर नैब ने तहकीकात भी की और गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर ख्वाजा आसिफ 6 महीने तक ज़ेरे हिरासत भी रहे, मगर उनकी जमानत पर रिहाई तक नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस तक दायर नहीं किया। मगर सुनिए ख्वाजा आसिफ के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने क्या दावा किया। मैं ये नहीं कि मैं कोई नैब की तर्जुमानी करने लगूं या मुझे पता है। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया। आपने कैसे आपने कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात की आपने। उनसे पूछे नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। नहीं, बड़ा खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया है। क्या नैब वो सारी फाइलें इनको दिखा रहा था उस्मान डार साहब को? हौसला रखे, सुन तो ले। खुद ही हो गई सारी बात, ये तो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हौसला बड़ा है, आप हौसला रखें, जवाब दें। अच्छा चले डार साहब से सवाल तो ले। डार साहब एक्सप्लेन कर दे जरा, एक्सप्लेन कर दे। तो ले सर, वो हुआ ये जब मैं नैब ऑफिस गया तो उस ऑफिसर के टेबल पे बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने खुद उनसे सवाल किया ये जो इतनी ज्यादा फाइलें ये मोटी मोटी मुझे नजर आ रही हैं ये किसकी हैं? उन्होंने कहा जी ये भी ख्वाजा साहब की हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ख्वाजा आसिफ 6 माह तक गिरफ्तार रहे और फिर जून में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि खुद प्रोसिक्यूटर ने भी एतराफ़ किया है कि प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने किकबैक्स या गैर कानूनी ज़राए से रकम हासिल की, ना ये केस है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया या करप्शन की। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो शिकायत आई थी उसमें तो इल्ज़ाम यह था कि ख्वाजा आसिफ ने रुकने पार्लियामेंट होते हुए बैरून मुल्क नौकरी की और कारोबार किया और माहाना 16 लाख रुपए की रकम वसूल करते रहे जो उन्होंने जाहिर नहीं की, इसलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुलविस है। फैसले के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क नौकरी के हवाले से जो दस्तावेज़ात दी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल में रजिस्टर्ड हैं, मगर तहकीकाती अफसर ने मुलाजमत के मुआहदे की तस्दीक किए बगैर उन्हें जाली करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दोनों तरफ से वकला ने यह तस्लीम किया है कि जो रकम तनख्वाह और बैरून मुल्क कारोबार से ख्वाजा आसिफ के ज़राए आमदनी में शामिल नहीं की गई, अगर उसे शामिल कर लिया जाए तो इससे ख्वाजा आसिफ पर आमदनी से ज़ायद असासों का मामला ही नहीं आएगा। अदालत ने मजीद लिखा कि बैरून मुल्क कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का सर्टिफिकेट नैब के तहकीकाती अफसर के सामने पेश किया गया ताकि इस बात का तयन किया जाए कि जो रकम ख्वाजा आसिफ ने फॉरेन रेमिटेंस के तौर पर वसूल की वो उनकी 2004 से 2018 तक तनख्वाह की रकम थी, लेकिन तहकीकाती अफसर ने उस सर्टिफिकेट के मतन के सिफारत खाने से तस्दीक ही नहीं कराई और ना ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया। हालांकि डायरेक्टर ने अपने खत में लिखा था कि उनकी कंपनी का तर्जुमान पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश होकर हक़ाइक़ की तस्दीक करने को तैयार है। नैब की तरफ से कंपनी के नुमाइंदे को तलब ही नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई ठोस मवाद मौजूद है जिससे जाहिर होता हो कि जो रेमिटेंस से 10 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम ख्वाजा आसिफ ने वसूल की वो जुर्म के जरिए हासिल की गई थी। बैरून मुल्क से हासिल की गई रेमिटेंस को ख्वाजा आसिफ की तरफ से FBR में इनकम टैक्स रिटर्न में भी जाहिर किया गया था, जिससे सच्चाई का गुमान किया जा सकता है। ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ नैब ही नहीं, FIA को भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। हमारे प्रोग्राम में साबिक DG FIA बशीर मेमन ने दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का केस बनाने का कहा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ज़्यादा तकारीर में भी कहा था कि उनके इकामे का मसला है। इकामा रखना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट टू। ये गद्दारी का केस जुमरे में कैसे आ गया? वो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे थे। 3 साल हो गए हैं, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं हो सका है। नैब ने हसन इकबाल को 23 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया, फिर 25 फरवरी 2020 को तकरीबन 2 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। जिस दिन हसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया उस दिन उस वक्त के वफाकी वजीर फैसल बाउट ने ट्वीट किया कि हसन इकबाल नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है,
उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था, लेकिन बहुत बाद में पकड़ा गया। उसकी फ्रंट कंपनी और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लेके आऊंगा। उनकी लूट मार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। ऐसे लोगों को कम से कम 3 दिन तक लटकाना चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे किए गए और फिर 2 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसन इकबाल को जमानत पर रिहा कर दिया और फिर अपने फैसले में लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज नारोवाल के लोगों के इस्तेमाल और फायदे के लिए किया गया और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मजाज फोरम्स की तरफ से दी गई और रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज नहीं। ना ही नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि हसन इकबाल ने इस प्रोजेक्ट से कोई माली फायदा हासिल किया है। नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से हमें नाकाबिले तरदीद मवाद ही नहीं दिखा सके। फैसले के मुताबिक एक तयशुदा कानून है कि किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जो इख्तियार नैब ऑर्डिनेंस में दिया गया है उसका इस्तेमाल जल्दबाजी या बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता। किसी को उसके आज़ादी के हक से महरूम या उसके बुनियादी हुकूक में मुदाखलत का मुनासिब और ज़ाहिरी तौर पर जवाब देना पड़ता है। गिरफ्तार करने के इख्तियारात को मुनसिफाना और बिला इम्तियाज तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। अदालती फैसले के मुताबिक गिरफ्तारी के इख्तियार को अंधाधुंध लापरवाह तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ वो बुनियादी हुकूक भी मौजूद हैं जिन्हें आइन ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि हसन इकबाल तहकीकाती अफसर से ताउन कर रहे थे, केस इंक्वायरी स्टेज पर था और उसे इन्वेस्टिगेशन स्टेज में भी नहीं बदला गया था और इस स्टेज की कार्रवाइयों में हसन इकबाल को मासूम तस्वुर किया जाता है। ये बात नोट की गई है कि ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है जो बादी नज़र में ये साबित करती हो कि हसन इकबाल के पास जुर्म की नीयत मौजूद थी और ना ही नैब ने इल्ज़ाम लगाया है। हसन इकबाल के खिलाफ भी अब तक कुछ साबित नहीं किया जा सका है। इसी तरह नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक 16 माह तक गिरफ्तार रहे मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। हमजा शहबाज को नैब ने गिरफ्तार किया, वो भी 20 माह तक गिरफ्तार रहे और फिर वो भी जमानत पर रिहा हो गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुई मगर जमानत पर रिहा हो गई। आज तक वो केस उनके ऊपर साबित नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को नैब ने सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया और अब उनकी गिरफ्तारी को 2 साल होने वाले हैं मगर अब तक उन पर भी इल्जामात साबित नहीं हो सके। मामला अदालत में है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, चंद केसेस हैं जिनके हवाले से हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए मगर इन केसेस में अब तक कुछ साबित नहीं हो सका है। एक एक करके अपोजिशन के रहनुमा रिहा होते गए, अदालतों की सख्त ऑब्जर्वेशंस आई, अदालत ने नैब के केसेस के मेरिट पर सवाल उठाए, नैब की नीयत पर सवाल उठाए, नैब की काबिलियत और अहलियत पर सवाल उठाए और एहतसाब के पूरे अमल पर सवाल उठने लगे। खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में एक तरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और उसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है, ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेर इल्तवा रहती हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसले में आगे लिखा है कि इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब की एक तरफा कंडक्ट की निशानदेही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इज़हार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तिलाफात को दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा, अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताती हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद हैं। किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है, ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदेह नताइज हैं जिसकी वजह से इस इख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ना सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो इस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे टूल के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जुल्म किया जाए और हिरासानी की जाए। आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। वो हक इंसानी वक़ार का है और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके
कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, न सिर्फ मुल्ज़िमान की बल्कि उनके खानदान की, उन लोगों की जो उन मुल्ज़िमान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और इसके खिलाफ इल्जामात लगाना एक क़यास तराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उनके खानदान की तस्लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को खतरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का मौका भी नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम खानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। इसके अलावा इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी शाहिद खाकान अब्बासी को गैर कानूनी तकर्री केस में जमानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी ज़बान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब नहीं दिया गया। जबकि जमानत के फैसलों के हवाले से नैब का दावा है कि जमानत के फैसले मुकदमात का हतमी नतीजा नहीं होते। अदालतों ने एकतरफा एहतसाब और सियासी इंजीनियरिंग की बात की और फिर जब मुसलसल अदालतों से नैब के खिलाफ फैसले आने लगे तो खुद तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि नैब ने एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी और उनकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि जिन लोगों ने लूट मार की भी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतराजा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। यानी वो हुकूमत जो अपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर खुश होती थी, खुद उस हुकूमत को भी नैब से शिकायत होने लगी। हालांकि गिरफ्तारियों से पहले वज़रा बताते थे कौन गिरफ्तार होने वाला है, वज़ीर आज़म गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते नजर आते थे और वो वज़ारत जिसने अहम फैसले करना है उन वजारतों ने कहना शुरू कर दिया कि नैब की वजह से बड़े फैसले नहीं कर पा रहे हैं। 25 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि नैब का डर वज़ारत ख़ज़ाना समेत तमाम वजारतों में है, नैब पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। पहले बात की थी तो नैब ने नोटिस भेज दिया था। आप दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, मगर एक तो LNG महंगी होगी तो CNG महंगी हो जाएगी और बिजली में फ्यूल एडजस्टमेंट महंगा हो जाएगा जो आप नहीं करना चाहते, तो ये दोनों में नुकसान हो रहा है। इसके लिए वज़ारत पेट्रोलियम से आपने बात की है कि सही तरीके से निज़ाम बनाएं और वक्त पर चीज़ें ऑर्डर करें ताकि नुकसान ना हो। देखिए, ये वज़ारत पेट्रोलियम का भी मसला नहीं है, ये पूरी हुकूमत का मसला है। हम जो बेसिकली इस वक्त जो डिसीजन है वो वक्त पे इसलिए नहीं ले रहे होते कि हम डर रहे होते हैं। हमारा ख्याल होता है यार इस वक्त तो ये कीमत है, हो सकता है नीचे चली जाए, तो मैं अभी ऑर्डर कर लेता हूँ। $6.40 पे जब LNG थी तो इनका ख्याल था शायद नीचे चली जाएगी, अगर नीचे चली जाएगी तो हमें तो कल नैब पकड़ लेगा। ये खबर आई कि ड्राई डॉकिंग इन्होंने वक्त पर नहीं की। अब सितंबर के लिए फिर गैर यकीनी की सूरत हाल है कि उनका बड़ा FSRU रखना है, छोटा रखना है, सर्दियों में गैस का क्राइसिस आ रहा है, तो ये नैब ही का डर है या अपनी इनकॉम्पिटेंस? और अगर नैब का डर है तो फिर कानून बदल देता है। नैब का डर है सर, काफ़ी ज़्यादा नैब का डर है, लेकिन देखें मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूँगा। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि देखें ये डर तो मैं देखता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ कि लोग घबराए हुए होते हैं। हमें जो है वो हमें आई थिंक लीडरशिप को ये देखना है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सर आँखों पर, और वो जो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर एक जो है वाइड स्प्रेड ये फियर है तो इसको एक आई थिंक द पॉलिटिकल लीडरशिप बोथ साइड्स शुड सिट डाउन एंड से कि ये जो अकाउंटेबिलिटी हम तो करेंगे, लेकिन इसका क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे जो है कि ये नाजायज़ किस्म का डर है ये ख़त्म हो। जब मुल्क में गैस का बहरान आया और हुकूमत पर एतराज़ उठा कि LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की जा रही है, तो हुकूमत ने कहा कि नैब के केस की वजह से इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है कि इजाफी जो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सदियों से पहले ये मामला तय हो जाए। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक मुमानियत है कि हम नहीं कर सकते।
यानी जिन क्रिमिनल्स के हवाले से, जिस LNG के हवाले से अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर केस बनाया, वो तो कुछ साबित नहीं हुआ। अब हुकूमत खुद कह रही है कि उसकी वजह से हम टर्मिनल नहीं इस्तेमाल कर पा रहे और मुल्क बहरान का शिकार हो रहा है। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदा किया, फिर इस मुआहदे का क्रेडिट लिया, मगर जब मुआहदे के तहत IPPs को पहली अदायगी वक्त पर ना हो सकी तो हुकूमत ने दावा किया कि नैब की वजह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। ये अगर मामला नहीं आगे बढ़ सका और कल पेमेंट नहीं हुई तो वो नैब की क्लीन चिट की वजह से ही है, जिसका आपको इंतजार है। और अगर ये 70 दिन के अंदर भी नहीं आई तो फिर मुआहदा खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। यकीन अगर 70 दिन के अंदर भी वो क्लीन चिट नहीं आई तो फिर ये मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ये बहुत शफाफियत की बुनियाद पे ये नजरसानी की गई थी इन मुआहदों की। नौकरशाही है, उनके काफ़ी खदशात हैं, अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब हमको हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हल लेके आओ, लेकिन अगर लकीर से ज़रा सा भी इंसान हट जाए और अगर नैब के शिकंजे में इंसान आ जाए तो जाहिर है कोई शख्स नहीं चाहेगा उसकी इज्जत पामाल हो। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब की वजह से पूरा सिस्टम ही फ्रीज हो गया है। नैब सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है मेहताब, पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हमें करनी चाहिए। इसके अलावा ML1 मनसूबा, जिसे हुकूमत ने रेलवे के निज़ाम के लिए सबसे अहम करार दिया है, इस मनसूबे के हवाले से हुकूमती कार्रवाई ताख़ीर का शिकार हुई। तो हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी दस्तखत नहीं कर रही है। शेख साहब, जो बात हो रही है, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई तो आपने कहा था ML1 अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तेज़ी से बने। अब ये इतलात आ रही हैं कि सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है, इस अहम मनसूबे पर भी सुस्त हुआ है क्योंकि उनके खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सच कहना चाहता हूँ कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो नैब जो अपोजिशन के लिए मसला बनी हुई थी वो हुकूमत के लिए मसला बन गई है। गैस का बहरान आया तो कहा कि नैब की वजह से टर्मिनल का इजाफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। IPPs की अदायगी नहीं की जा सकी तो कहा कि नैब की वजह से अदायगी नहीं हुई। तरक्याती मनसूबों पर काम सुस्त हुआ तो नैब पर डाल दिया। ML1 मनसूबे पर काम सुस्त हुआ तो कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। वक्त पर LNG नहीं खरीदी, सैकड़ों अरब का नुकसान कर दिया तो भी नैब पर डाल दिया। और जब FSRU बड़ा रखना है या छोटा रखना है इसका फैसला नहीं कर पाए और डिले करते रहे तो कहा कि नैब से इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी और SSGC काम करने को तैयार नहीं है। तो नैब अपोजिशन के लिए नहीं, हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है। मगर उसके बावजूद वो केसेस जो 3 साल साबित नहीं हुए और हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद की बजाय नैब पर तनकीद करना शुरू हो गई थी, उन केसेस के हवाले से अब हुकूमत को दोबारा उम्मीद है कि अगले इलेक्शन से पहले वो साबित हो सकते हैं और अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमा जेल जा सकते हैं। 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। इस मुल्क का खजाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। 2 सालों में इनके केसों का फैसला नहीं होता तो फिर एहतसाब जो है वो बेमायनी होकर रह जाएगा। अल्टीमेटली ये केसेस 2 साल में फैसला होंगे। जब इलेक्शन का वक्त होगा 2023 में, आपकी ये पोजीशन इससे भी खराब होगी जो आज है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 सालों में होने वाले एहतसाब पर बात करने के लिए हमने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मगर तहरीक इंसाफ के एहतसाब के नारे की नाकामी सिर्फ नैब की हद तक नहीं है। 2013 में जब तहरीक इंसाफ की पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई तो एहतसाब के लिए एहतसाब कमीशन कायम किया गया और दावा किया गया कि असल एहतसाब तो अब एहतसाब कमीशन करेगा। मगर जब एहतसाब कमीशन ने उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खट्टक के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो उस कमीशन के इख्तियारात कम कर दिए गए। PDG एहतसाब कमीशन हामिद अली खान ने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक के दफ्तर के करप्शन में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम लगाए। माइंस का एक केस है जो कि रेफरेंस की शेप में तकरीबन तैयार है, वो हमारे अकाउंटेबिलिटी अदालत जो है, एहतसाब अदालत, उसमें पेश हो जाएगा। उसमें उनकी तरफ
ज़रूर रेफरेंस है। चीफ मिनिस्टर की तरफ जी, यानी वो भी उसमें शरीक मुलजिम हो सकते हैं माइंस केस में जो ज़ियाउल्लाह वाला है। शरीक मुलजिम कह लें या अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया गया हो। इमरान खान ने अपने ही पसंदीदा डीजी एहतसाब कमीशन के इल्ज़ामात पर तवज्जो नहीं दी, खामोश रहे और कोई रद्दअमल नहीं दिया, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी पार्टी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़े दिखाई दिए। और फिर दिसंबर 2018 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस एहतसाब कमीशन को ख़त्म कर दिया और उस पर खर्च किए गए तकरीबन 600 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए ज़ाया हो गए। और हमारे प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने मौका अख्तियार किया कि अच्छा हुआ एहतसाब कमीशन ख़त्म कर दिया गया। जिन खान बात कर रहे हैं उन खान साहब की अगर माजी करीब की सारी तारीख देखें तो बड़े बड़े केसेस, इतने बड़े बड़े मामलात आए हैं, उस पर वो खामोश हैं, अपने साथियों के केसेस पर खामोश हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खामोश हैं, पेशावर मेट्रो पर वो खामोश हैं। दूसरा, जब एहतसाब कमीशन आपने बनाया, उन्होंने आवाज़ उठाई उसके सरबराह ने, तो एहतसाब कमीशन भी बंद हो गया, सरबराह को भी जाना पड़ा। तो जिन खान साहब को जानते हैं उनकी रिवायत तो ये है, तो उस रिवायत को देखते हुए वो चेयरमैन नैब के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए शाहज़ेब भाई, जहाँ तक एहतसाब कमीशन का ताल्लुक़ है वो तो मैं भी जानता हूँ, उस पर कोई ना दबाव था ना कुछ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक हमारा जो है ना वक्त ज़ाया करने वाली बात थी कि वो एहतसाब कमीशन जो बड़ी उम्मीदों से कायम किया गया था वो किसी काम का नहीं था। और मेरे ख्याल से ये अच्छा फ़ैसला था कि उसको ख़त्म किया गया। मज़े की बात यह है कि जब उस एहतसाब चेयरमैन को हटाया गया उसके बाद उनको ख्याल आया कि जी मैंने ये कर रहा था और गवर्नमेंट ने ये करना था, होना तो ये चाहिए। जब वो ओहदे पर थे, सब जब थे वो उस वक्त भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे थे और आपने कहा कि वो एहतसाब कमीशन किसी काम का नहीं था, अच्छा वो बंद हो गया। तो आप लोगों ने पूरी कौम को बताया कि जैसा हमने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया है पूरे मुल्क में ऐसा बनाएंगे, करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, उसके बाद उसको बंद कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बंद कर दिया, वो किसी काम का नहीं था। तो वो किसी काम का नहीं था या जिन्होंने बनाया वो किसी काम के नहीं है? सर देखें, एक इंसान की ख्वाहिश होती है, इदारे बनते हैं, कुछ इदारे चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बनाने वाले ठीक नहीं होते हैं, बनाने वालों की नीयत साफ़ होती है। लेकिन देखें, इस मुल्क में इदारों को चलाने के लिए लोग चाहिए और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त भी आप देखें, PIA को देखें, स्टील मिल को देखें और रेलवे के, हम किससे पीछे हैं, लेकिन चलाने का मसला इशू आ रहा है ना। तो ये मैं अगेन आपसे कहूँगा कि वो जो एहतसाब कमीशन था वो बड़ी उम्मीदों से बनाया गया, उससे बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन जब पूरे नहीं हुए तो अच्छा फैसला था कि उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि वो फिर बोझ बन रहा था आवाम के उसके ऊपर। और आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई। रवां साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर पहुंच गई है और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया है। 2013 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 127वां था। इसी तरह 2014 में नून लीग की हुकूमत के पहले साल में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 126वां और 2018 में यानी आखिरी साल में पाकिस्तान का नंबर 170वां था। यानी 5 साल में 127 से पाकिस्तान 170वें नंबर पर आया। मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल यानी 2019 में पाकिस्तान 170वें नंबर से 120वें नंबर पर आ गया और 2020 की रैंकिंग में 120 से 124वें नंबर पर चला गया। अहम बात यह है कि 2018 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही के मुताबिक दुनिया में जमहूरियत और करप्शन के खिलाफ उन मकबूल नारे लगाने वाली लीडरों से खतरा है जो करप्शन के खिलाफ मकबूल नारे लगाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं और जमहूरी इदारों को नीचा दिखाते हैं। तो हम एक ब्रेक शामिल करें। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, कैसे केसेस बनाए गए और अब उन केसेस की क्या सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म माजी में जब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे तो फिर साथ कहते थे कि उसी की वजह से मुल्क का कर्ज बढ़ा है और कितना बढ़ गया है। 1000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में और 2008 से 2018 वो कर्जा 6000 से कितना पहुंचा? 60 सालों में 6000 और सिर्फ 10 सालों में इन दो जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के और हर रोज टीवी पे बैठे होके तबसरे कर रहे होते हमारे। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ा? वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का ऐलान किया, आज तक कुछ नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 सालों में 14,900 अरब रुपए कर्ज में इजाफा कर चुकी है।
नून लीग के 5 साल के मुकाबले में 140% ज्यादा इजाफा सिर्फ 3 साल में कर चुकी है। और खुद स्टेट बैंक के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2018 से जून 2021 तक पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 60% का इजाफा हो चुका है और 30 जून 2021 को यह कर्ज जीडीपी का 83.5% हो चुका है। नून लीग ने टोटल कर्जा 24,950 अरब रुपए पर छोड़ा था, जो अब 39,900 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग का डेट टू जीडीपी 72.5% था, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी उसमें 11% का इजाफा हो चुका है और वो 83.5% पर पहुंच चुका है। यानी हर तरह कर्ज के अशारिये मजीद बिगड़ गए हैं, मजीद इजाफा हो गया है, जिसमें सिर्फ रुपए में लिए जाने वाले लोकल कर्जे में 9,900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। नून लीग के दौर में 16,400 अरब रुपए लोकल कर्जा था, अब 26,200 अरब रुपए पर है। बैरूनी कर्जे में 60% इजाफा हो चुका है और 12,400 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग के दौर में बैरूनी कर्जा 7,800 अरब रुपए था, अब 3 साल में 4,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और जाहिर है बैरूनी कर्जे में रुपए में इजाफे की एक बड़ी वजह रुपए की कदर का गिरना है, मगर सिर्फ रुपए में ही नहीं, डॉलर्स में भी पाकिस्तान का टोटल बैरूनी कर्जा बढ़कर 122 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में बैरूनी कर्जे में 9.1 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सिर्फ जुलाई के एक महीने में हुकूमत ने 1.6 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा लिया। अगस्त में तिजारती खसारा बहुत ज्यादा रहा है और कर्जा लिया जाएगा। हुकूमत 3 साल में 9.1%, फिर 8.1% और फिर 7.1% का फिस्कल खसारा अलग कर चुकी है, क्योंकि टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, खर्चा बजट से ज्यादा रहा। यानी 3 साल में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा का हुकूमत खसारा कर चुकी है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही माजी की हुकूमतों के कर्जों की तहकीकात का ऐलान किया। हुसैन असगर की सरबराही में डेट कमीशन बनाया, जिसकी तहकीकात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। क्या पाकिस्तान पर जो कर्ज बढ़ा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, इस हवाले से देखिए माहिरीन क्या कहते हैं। शायद ये सस्टेनेबल तभी हम कह सकते हैं इसको कि अगर आपके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी इसी स्पीड पे ग्रो कर रहे हो, आपकी रेमिटेंसेस भी इसी स्पीड पे ग्रो कर रहे हो। अगर आपकी डेट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है तो आप फिर मजीद कर्जे ले सकते हैं, इट्स ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो और ये पाकिस्तान का बूम बस्ट साइकिल का एक क्लासिक हिस्सा तो यही रहा है कि वो रिजर्व्स को शॉर्ट टर्म डेट ले लेके बिल्डअप करते हैं और इवेंचुअली जाके ये चीज एक्सप्लोड कर जाती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में और वापस IMF के पास जाना पड़ता है। अब कुछ दिन पहले हमने देखा था ऐसी गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने खुद इनसे कहा था कि 2 साल का मॉरेटोरियम लगाएं एक्सटर्नल डेट के ऊपर, लेकिन वो तो अभी नहीं लगाने के किसी मूड में। इनफैक्ट इनको तो दोबारा से मार्केट में जाना पड़ेगा, आई थिंक अक्टूबर के बाद, जब इनका एक और बॉन्ड अभी मैच्योर कर रहा है, अक्टूबर 13 को मेरे ख्याल में। रेवेन्यू में जो उन्होंने कलेक्शंस किए ज्यादातर वो कस्टम्स ड्यूटीज से आ रही हैं या सेल्स टैक्स अप्लाइड एट द इम्पोर्ट स्टेज, यानी कि जैसे आपके इम्पोर्ट्स चढ़ रहे हैं उन्हीं इम्पोर्ट्स को टैक्स करते करते आपके रेवेन्यूज भी चढ़ रहे हैं साथ साथ। तो जैसे अगर आपने अपने एक्सटर्नल सेक्टर को काबू करने के लिए इम्पोर्ट्स को रोका तो उसका नतीजा आपके फिस्कल साइड पे आके जरूर लगेगा, क्योंकि आपके रेवेन्यूज भी उसी हिसाब से साथ साथ कम होते चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स कनेक्टेड तो है एक दूसरे के साथ। अब ये लोग किस तरह संभालते हैं, विल हैव टू सी। फिलहाल तो मुझे कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। डेट तो काफी अरसे से अनसस्टेनेबल है और उम्मीद की जा रही थी कि वो कंट्रोल होगा, बट बहुत ज्यादा वो कंट्रोल नहीं हो सका। और अब जब करेंसी गिरती है तो वो डबल एज शॉर्ट होता है। एक तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को मुतासिर करती है, प्लस आपका जो रुपी डेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा जो है वो डॉलर में है। तो डेट भी अनसस्टेनेबल है। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि एक जो है हुकूमत का इदारा वो मैनेज कर रहा हो इंपोर्ट को और दूसरा इदारा मैनेज नहीं कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को होलिस्टिकली मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा बूम बस्ट साइकिल है वो शायद कंटिन्यू रहे और हम जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस दफ़ा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होगी वो शायद ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।